नमस्कार। आज हम मॉडर्निज्म की एक ऐसी कविता की बात करने वाले हैं जो बहुत मशहूर है, लेकिन उतनी ही मुश्किल भी। जी हाँ, टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। तो चलिए, आज इस जटिल कविता की एक-एक परत को खोलकर इसे आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, कविता शुरू ही इस लाइन से होती है, अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? क्योंकि अप्रैल को तो हम सब वसंत, नई जिंदगी और नई शुरुआत से जोड़ते हैं। मतलब एलियट पहली ही लाइन से हमें चौंका देते हैं, एक बेचैनी से पैदा कर देते हैं। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी कविता की जड़ है कि भाई नई जिंदगी का मौसम भला क्रूर क्यों हो सकता है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे कविता के दिल में ले जाता है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें इस वेस्टलैंड को समझना ही पड़ेगा। तो चलिए अब सीधे इस वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन की दुनिया में उतरते हैं। ये पहला सेक्शन हमें बताएगा कि ये कविता किस माहौल में लिखी गई और इसका असल मतलब क्या है। बात है 1922 की। पहला विश्व युद्ध अभी-अभी खत्म हुआ है और उसकी तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया है। ये मॉडर्निज्म का दौर था, एक ऐसा समय जब कलाकार और लेखक पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे थे और युद्ध के बाद की टूटी-फूटी दुनिया और उसके खोखलेपन को अपने काम में दिखा रहे थे। तो सवाल ये है कि ये वेस्टलैंड आखिर है क्या चीज। देखिए, ये कविता का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मेटाफर है। ये उस बंजर, बेजान मॉडर्न दुनिया की तस्वीर है जो जंग के बाद आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जहां नैतिकता खत्म हो रही थी। बस ये एक आइडिया समझ लिया तो आगे की कविता समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम एक सफर पे निकलने वाले हैं। एक निराशा भरे लैंडस्केप से गुजरेंगे। देखते हैं कि एलियट हमें इस मॉडर्न वेस्टलैंड के क्या-क्या सबूत दिखाते हैं। कविता का पहला हिस्सा है द बरियल ऑफ द डेड। अब देखिए, इस पार्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ लोग नई जिंदगी या पुनर्जन्म से डर रहे हैं। युद्ध की यादें और निराशा ने उन्हें इतना तोड़ दिया है कि वो किसी भी तरह के बदलाव या नई शुरुआत के दर्द से बेहतर एक तरह की आध्यात्मिक मौत को पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस हिस्से में हमें क्या दिखता है? एक गहरा कंफ्यूजन, कुछ खो जाने का एहसास। लोग अपनी दर्दनाक यादों में फंसे हुए हैं और वो नई जिंदगी की जगह आध्यात्मिक मौत की शांति चाहते हैं। मतलब यहां उम्मीद की कोई जगह ही नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है टूटे हुए रिश्तों और समाज के अलग अलग तबकों के बीच बातचीत की कमी पर। और यहाँ एलियट ने कमाल का काम किया है। वो दो बिल्कुल अलग अलग सीन हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ एक अमीर औरत है जिसके पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन वो दिमागी तौर पर परेशान और बिल्कुल अकेली है। और दूसरी तरफ एक पब में बैठा मजदूर क्लास का जोड़ा है जो अपनी टूटी हुई बिना प्यार की शादी की बातें कर रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि मन का खालीपन और एक दूसरे से जुड़ ना पाना ये हर किसी की समस्या है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कविता का तीसरा भाग, द फायर समन, आज के जमाने की वासना यानी लस्ट पर एक तीखा कमेंट है। और इसकी प्रेरणा ली गई है बुद्ध की शिक्षाओं से, जो दुनिया की मोह माया के बारे में है। इसमें एक सीन है जो दिमाग में छप जाता है, एक बिल्कुल मैकेनिकल, बिना प्यार वाला सेक्सुअल एनकाउंटर जो असल में नैतिक पतन और पवित्रता के खो जाने का प्रतीक है। ये सीन मॉरल डिके जैसी बड़ी बात को बहुत असली और असरदार बना देता है। अब आता है कविता का सबसे छोटा लेकिन शायद सबसे गहरा सेक्शन, डेथ बाय वाटर। इसका मैसेज बहुत सीधा और साफ है। यहाँ कहानी है एक डूबे हुए नाविक की, फ्लीबस की। उसकी मौत हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाती कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि दुनिया के फायदे नुकसान को भूल जाओ। आखिर में मौत तो सबको एक बराबर कर ही देती है। तो इतनी नाउम्मीदी और मौत के बाद अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम निराशा से उम्मीद की एक हल्की सी किरण की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें कविता के आखिरी हिस्से में मिलती है। आखिरी सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड। यहां वो सूखी बंजर जमीन, वो वेस्टलैंड, आखिरकार उपनिषदों से आया एक दैवीय संदेश सुनती है। ये कविता का क्लाइमैक्स है जहां हजारों साल पुराने ज्ञान से एक रास्ता दिखाया जाता है। और ये रास्ता हमें मिलता है तीन संस्कृत शब्दों में, दत्त यानी देना, दयध्वम यानी सहानुभूति रखना, और दमयत यानी खुद पर कंट्रोल रखना। ये तीनों काम करने वाले शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि इस बंजर जमीन से बाहर कैसे निकला जाए। और फिर कविता का अंत होता है इन तीन शब्दों से, शांति ही, शांति ही, शांति ही। ये एक संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब है वो शांति जो समझ से भी परे है।
ये एक आध्यात्मिक समाधान की तरफ इशारा है, भले ही वो पूरी तरह से मिला ना हो। अच्छा, तो कविता तो हमने देख ली। अब जरा इसके कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इसके जरूरी सिंबल्स और थीम्स क्या हैं। अगर हम इसके जरूरी सिंबल्स को फटाफट देखें तो वेस्टलैंड तो खुद आध्यात्मिक खालीपन का सिंबल है। पानी, जैसा कि हमेशा होता है, जिंदगी और नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन यहां उसकी बहुत कमी है। सूखी जमीन मौत और सड़न को दिखाती है, और आखिर में जो गरज है वो एक डिवाइन मैसेज है। और बात करें थीम्स की, तो वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिन पर यह कविता टिकी है? वो हैं आध्यात्मिक खालीपन, समाज का बिखराव, नैतिक पतन, मौत और पुनर्जन्म का दर्दनाक चक्र, और कुल मिलाकर हमारी संस्कृति का पतन। ये सारे आइडियाज मिलकर इस कविता को इतना गहरा बनाते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। ऐसा क्या है इस कविता में कि 100 साल से ज्यादा होने के बाद भी ये आज भी इतनी जरूरी और दमदार लगती है? अगर इस पूरी कविता का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये होगा: द वेस्टलैंड मॉडर्न सभ्यता के आध्यात्मिक संकट की कहानी है, और ये बताती है कि उम्मीद का रास्ता नैतिक और आध्यात्मिक जागृति से ही मिल सकता है। यही इसका असली मैसेज है। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जो अभी भी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, वो गरज की आवाज हमसे क्या कहना चाहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो 1922 के उस संदेश को सीधा आज की हमारी मुश्किलों से जोड़ देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।